नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। बिहार में सरकार गठन को लेकर पार्टी से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज। संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात, पटना में हुई बैठकें। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बढ़ रहा जांच का दायरा, 3 और डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले किए दर्ज। भारत ने ब्राजील में चल रहे COP30 में कहा कि जलवायु वित्त देने की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे विकसित देश, जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं होने की दी चेतावनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा समेत पश्चिम एशिया की स्थिति पर की चर्चा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी की चर्चा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स आज से ग्रेटर नोएडा में होगा शुरू। 18 देशों के 130 बॉक्सर प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। निखत जरीन समेत भारतीय दल पेश करेगा चुनौती। समाचार विस्तार से। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है और इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी और इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा होगी और इसमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक होनी है। बिहार चुनाव परिणामों में महागठबंधन की करारी हार के बाद इसके राजनीतिक असर अब खुलकर सामने आने लगे हैं और इसी बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार में मतभेद की स्थिति और गहराती दिख रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा अब कोई परिवार नहीं है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ही मुझे परिवार से अलग किया है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी की ये स्थिति क्यों हुई। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। मेवात और पठानकोट से कुल 3 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से 2 को मेवात से जबकि 1 को पठानकोट से हिरासत में लिया गया है। पठानकोट में हिरासत में लिया गया डॉक्टर रईस अहमद मूल रूप से अनंतनाग का रहने वाला है और इन सभी डॉक्टरों का संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मेवात से हिरासत में लिए गए डॉक्टर मुस्तकीम ने इसी यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप की थी और वह डॉक्टर उमर मोहम्मद और मुजम्मिल से लगातार संपर्क में था। पुलिस को मुस्तकीम और उमर के बीच हुई कई संदिग्ध चैट्स मिली हैं और जिसके आधार पर गहन पूछताछ जारी है।
पुलिस का कहना है कि इन डॉक्टरों पर संदिग्धों की गलत तरीके से मदद करने और जांच में बाधा डालने का आरोप है। और इसके अलावा दिल्ली अपराध शाखा ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर धोखाधड़ी के मामले में और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस भी जारी किया है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। पुलिस ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र के एक पत्थर खदान में ऊपर से गिरे भारी मलबे से 2 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 1 दर्जन मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका बताई जा रही है। घटना की खबर मिलते ही समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ सहित एडीजी पीयूष मोरडिया, कमिश्नर राजेश प्रकाश ने घटनास्थल पर पहुंचकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है, जो युद्ध स्तर पर मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में लगे हैं। घटना को लेकर राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने दुख प्रकट करते हुए बताया कि लगभग 1 दर्जन मजदूरों के दबे होने की बात सामने आ रही है, जिन्हें हर संभव मदद की जाएगी। जिला अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच कराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल हमारा उद्देश्य रेस्क्यू करना है। महाराष्ट्र के नासिक में गोविंद नगर में एक संदिग्ध बैग देखे जाने के बाद हलचल मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड तत्काल मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेराबंदी कर जांच शुरू की। अमर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जे राजपूत ने बताया कि उन्हें इंदिरा नगर अंडरपास के पास संदिग्ध वस्तु मिलने की खबर मिली थी और टीम घटनास्थल पर पहुंची और सुरक्षा की दृष्टि से आसपास का हिस्सा खाली कराया गया और इसके बाद बीडीडीएस द्वारा बैग की जांच की गई। जांच में पाया गया कि बैग में किसी तरह की संदिग्ध सामग्री नहीं थी, बल्कि उसमें जन्मदिन की पार्टी से जुड़ी सामान मौजूद थे। अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का समापन हो गया। ये अभ्यास पूर्वी सेक्टर में सभी भूभागों पर अभियानों के संचालन के लिए थल सेना के साथ ही वायुसेना, सहयोगी सेवाओं, आईटीबीपी और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतरीन एकीकरण को दर्शाता है। अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में भारतीय सेना की बढ़ती क्षमताओं और सामरिक तैयारियों में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। ब्राजील में चल रहे COP30 सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों पर अपनी जलवायु संबंधी जिम्मेदारियां पूरी न करने का आरोप लगाया। भारत ने साफ कहा कि विकसित देश जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, जिससे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में गंभीर बाधा आ रही है। भारत ने चेतावनी दी कि यदि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग समय पर नहीं मिला तो पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन, अनुकूलन और नुकसान हानि से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। दक्षिण कोरिया के युद्ध स्मारक पर 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की एक टीम ने भारतीय सशस्त्र बलों को पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कोरियाई युद्ध के दौरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले वीर भारतीय सैनिकों को सम्मान के रूप में ये श्रद्धांजलि अर्पित की गई
और इससे भारत और कोरिया के बीच मजबूत सैन्य संबंधों, साझा बलिदान की विरासत और निरंतर मित्रता की मिसाल पेश की गई। जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सेना का 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल 1950 से 1953 के बीच कोरिया युद्ध के दौरान सेवा में तत्पर था और यहां हजारों नागरिकों का इलाज किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कल फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया घटनाक्रम, विशेष रूप से गाजा की स्थिति पर विचार विमर्श किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सीरिया में घटनाओं को लेकर भी बातचीत हुई। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने और नजरबंद लोगों की रिहाई पर भी विचार विमर्श किया। और आपको बता दें कि विश्व मुक्केबाजी कप की शुरुआत आज से ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में हो रही है और इस आयोजन में 18 देशों के 130 मुक्केबाज भाग लेंगे। भारत सभी 20 श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जिनमें मीनाक्षी, निखत जरीन, जैस्मीन और स्वीटी बूरा जैसी विश्व चैंपियन शामिल हैं। लवलीन बोरगोहेन के चोटिल होने के कारण स्वीटी पहली बार इस वर्ष प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें। नमस्कार। Thank you.